इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुगलक काल को 1320 ईस्वी में 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो गाजी मलिक थे, जो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठे। कौन थे? गाजी मलिक। ओके, आपको पता होगा कि सेनापति गाजी मलिक किसका था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का। और इसने खुसरो खान की हत्या कर दी थी, क्योंकि खुसरो खान ने मुबारक शाह को मारा तो गाजी मलिक ने खुसरो खान की हत्या कर दी। अब बचा कौन? गाजी मलिक। तो गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक बना। इसने 1320 से 1412 तक शासन किया। इसने किसानों की सहायता के लिए नहर का भी निर्माण करवाना शुरू किया। ओके, और इसने एक विभाग बनाया जिसे दीवाने मुस्तखराज भी कहा जाता है। ये जितने भी आपने देखा होगा, दीवाने इंशा, रियाजुल इंशा, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने बंदगान, इन सब की मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। मैं आपको इसी में ऐड करूंगा, जिससे कि एक एक के बारे में गहराई से आप जान सकें। इसके बाद गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक के बाद में आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इसे देखते हैं हम। अभी हम गयासुद्दीन तुगलक को थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसने बंगाल अभियान जोनाखा के इसने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। जब इसे सफलता नहीं मिली तो ये गुस्से में आ गया और इसने निजामुद्दीन औलिया को वहीं से खत पहुंचवाया कि अपना जो भूमि है निजामुद्दीन औलिया पर वो हिसाब रखें इस चीज़ का। निजामुद्दीन औलिया से कहा कि दिल्ली पहुंचने तक हिसाब रखें भूमि का, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में इसके विश्राम मतलब आराम करने के लिए लकड़ी का महल बनवाया, लेकिन उसी महल के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। निजामुद्दीन औलिया ने जैसे कि कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ये दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाया। इसने पहला अभियान जो है जोनाखा के नेतृत्व में तेलंगाना में किया था और उसका नाम सुल्तानपुर रखा। इसने पहला अपना अभियान जोनाखा के नेतृत्व में तेलंगाना किया और उस तेलंगाना का नाम क्या रखा? सुल्तानपुर। ओके, खुद के नेतृत्व में कौन सा करा? बंगाल अभियान, लेकिन सफलता नहीं मिली। निजामुद्दीन औलिया से कहा कि अपना भूमि का हिसाब रखे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके आराम करने के लिए यूपी के अफगानपुर में विश्राम करने के लिए लकड़ी का महल बनवाया, लेकिन इसी लकड़ी के महल के गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। इसने दीवाने मुस्तखराज भी बनाया। ओके, तो कैसे याद करोगे? मुस्तखराज ग्यास कोही एमबीटी दीवाने कोही क्या किसके लिए बनाया था? दीवाने कोही मतलब अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, कोही एमबीटी तो मुस्तखराज ग्यास। ओके, अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसे मैंने शॉर्टकट में MBT लिख रखा है, मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT। इसने दो आप पर टैक्स बढ़ा दिया, और टैक्स भी कब बढ़ाया? जब यहाँ पर अकाल आया हुआ था तो किसानों ने विद्रोह कर दिया, तो इसने किसानों के लिए एक अलग से विभाग बनाया, अमीर कोही। याद कैसे करोगे? कोही एमबीटी। ओके, इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई, जिसका दुरुपयोग होने लगा, मतलब नकली मुद्रा बनने लगी, जिसमें असली और नकली में अंतर करना मुश्किल हो गया। इसने मंगोल डर व इस्लाम के प्रचार के लिए राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की, मतलब दौलताबाद। खुरासान अभियान के लिए इसने 3 लाख सैनिकों को अग्रिम वेतन दिया, मतलब पहले से वेतन दिया, लेकिन अभियान ही नहीं किया, इसने संधि कर ली। और जब सैनिकों में विद्रोह होने लगा तो इसने बचने के लिए कराचील अभियान करवा दिया, जहां पर अत्यधिक सैनिक मारे गए। 1336 ईस्वी में इसी के काल में विजयनगर की स्थापना हुई। किसने की? हरिगर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। 1347 ईस्वी में इसी के काल में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई, और किसने की? हसन गंगू ने की। 1333 ईस्वी में इब्ने बतूता, जो मोरक्को अफ्रीका का निवासी था, 7000 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर दिल्ली आया, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और डाक विभाग भी प्रारंभ किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया। इब्ने बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, होली का त्योहार अपने दरबार में मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य रुग्ण यानी कि बीमार हो चुका है, लेकिन जब ये मरा मोहम्मद बिन तुगलक, तो इतिहासकारों ने कहा कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया।
ये इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। 23 भाषाओं का ज्ञान इसे था, जिसमें ज्योतिष, खगोल, गणित का ये अच्छा विद्वान था। इसे 23 भाषाओं का ज्ञान था। ये ज्योतिषी, खगोल तथा गणित का अच्छा विद्वान था। इसके समय में सल्तनत काल का विकास बहुत ही तेजी से हुआ और साथ ही बिखराव भी बहुत तेजी से हुआ। इसने चांदी का टंका चलाया। इसने वारंगल को सल्तनत में मिला लिया, मतलब वारंगल को जीत कर मिला लिया। दक्कन के जिन क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया उन्हें टैक्स देना बंद कर दिया था। उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। दक्कन के जिन क्षेत्रों पर इसने कब्जा किया, बाद में उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। इसने दिल्ली से राजधानी, मैंने अभी बताया कि देवगिरी इसने स्थानांतरित की थी ना, तो इसने दिल्ली से लेकर देवगिरी तक सड़क बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जूना खां। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत का विकास बहुत तेजी से हुआ और साथ ही बिखराव भी बहुत तेजी से शुरू हुआ। तो बिखराव होने के कारण क्या थे, अब देखते हैं कि तुगलकों का पतन के कारण क्या थे। पंजाब के बड़े हिस्से पर स्वतंत्र सरदारों का कब्जा हो गया। गुजरात और मालवा पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए। राजस्थान में राजपूत राज्यों ने भी अब दिल्ली के सुल्तानों को अपना अधिपति के रूप में नहीं माना। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक बैठता है। अब इसे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लचीली शासन व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। और मोहम्मद बिन तुगलक का ये कौन था? ये चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का फिरोज शाह तुगलक कौन था? चचेरा भाई था। इसकी माता जो थी वो सोनार थी, मतलब के हिंदू थी। इसकी माता जो थी ना, फिरोज शाह तुगलक की माता हिंदू थी, सोनार थी। ओके, इसने हज यात्रा सरकारी खर्च पर कराई। इसने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया। इसने अशोक के हरियाणा, टोपरा व यूपी के मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित करा दिया। निर्माण कार्यों में देखते हैं इसने शहरों की स्थापना की, नहरों की स्थापना की, मतलब नहरों का निर्माण कराया, जिस पर जो इन नहरों से सिंचाई करता था उसे एक टैक्स देना होता था, जिसे हक शर्ब कहा जाता था। इसने 1200 से अधिक फलों की बगीचे लगवाए ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इसने दीवाने बंदगान अपने गुलामों के लिए बनाया। इसकी समय में ना सबसे ज्यादा गुलाम इसी के दरबार में थे, इसीलिए इसने एक अलग से विभाग बनाया गुलामों के लिए, जिसे दीवाने बंदगान कहा गया। जजिया एक अलग कर के तौर पर लिया जाता था, लेकिन पहले लोग क्या थे कि पहले के जो शासक थे ब्राह्मणों से नहीं लेते थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। ये एक धार्मिक कर था जो सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था। लेकिन पहले हिंदुओं से तो लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। लेकिन इसने फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी लिया। इसने सभी धर्मों के समन्वय के लिए अनुनाद विभाग बनवाया। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ऐड कर रखा है कि पहली बार मकबरे का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने किया, लेकिन शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर निर्माण जो किया वो बलबन ने किया था। खराज क्या होता था? खराज मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता था। ब्राह्मणों पर जजिया लिया जाता था, मुस्लिमों से खराज और ब्राह्मणों से जजिया। खुम्स क्या होता था? ये लूटमार का हिस्सा होता था। ये एक कट्टरपंथी शासक था। फिरोज शाह तुगलक जो था ये एक कट्टरपंथी शासक था। इसने दीवाने खैरात बनवाया। दीवाने खैरात एक विभाग था जो गरीबों की मदद के लिए था। इसने दारुल शिफा की स्थापना की। दारुल शिफा क्या था? दारुल शिफा जो था एक अस्पताल था, मुफ्त अस्पताल जिसे कहा जाता है। नासिरुद्दीन महमूद, इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद बनता है। इसके समय साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था, मतलब साम्राज्य का बिखराव पहले इतना हो चुका था कि जो इसका साम्राज्य था ना बस वो दिल्ली से पालम तक था। साम्राज्य का बिखराव हुआ। इसके समय में खिजर खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इसी बीच 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हो गया। ये दिल्ली छोड़कर भाग गया। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़कर भाग गया और 1414 ईस्वी में खिजर खान ने इसकी हत्या कर दी। और जब 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ ना, तो तैमूर अगला शासक किसे बना के गया? खिजर खान को। जब खिजर खान को बना के गया तो सैयद वंश की स्थापना हो गई, खिजर खान ने कर दी। ओके, अब हम सैयद वंश को देखते हैं। सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक रहा है। इस वंश के काल को मकबरा निर्माण का काल भी कहा जाता है। किस वंश के काल को? सैयद वंश के। खिजर खां इस वंश के संस्थापक हैं। तैमूर ने, मैंने आपको बताया कि तैमूर लंग ने बनाया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। खिजर खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसके बाद आता है मुबारक शाह। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की।
इसके समय में यहिया बिन सरहिंदी थे और इन्होंने तारीख मुबारक शाही की रचना की। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह बनता है और अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने कर दी। जब बहलोल लोदी ने कर दी तो जाहिर सी बात है कि अगला शासक बहलोल लोदी बनेगा और बहलोल लोदी ने एक अलग वंश चलाया जिसका नाम लोदी वंश के से हम जानते हैं। लोदी वंश 1491 से लेकर 1526 तक चला है। लोदी वंश के संस्थापक जैसे कि मैं बता चुका हूं कि बहलोल लोदी थे। लोदी वंश भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था जिसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। ये अपने दरबारियों के बैठने के बाद बैठता था। ये जो बहलोल लोदी था ना, ये जब तक बैठता नहीं था जब तक इसके सारे दरबारी नहीं बैठ जाते थे, मतलब दरबारियों का आदर करता था। इसने बहलोली सिक्का चलाया जो अकबर के काल तक प्रचलन में था। ओके, ये कालपी और जोलपुर के शासन को दिल्ली लाया। इसने आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। इसी के मतलब है तो लोदी ही वंश का, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी बना, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, गजे सिकंदरी चलाया और सिकंदर लोदी ने ही लज्जते सिकंदर शाही की स्थापना की। जैसे कि मैं बता चुका कि 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। ताजिया निकालने व महिलाओं के मजार पर जाने पर रोक लगा दी सिकंदर लोदी ने। इसने गजे सिकंदरी चलाया और सिकंदर लोदी ने ही खाद्य पदार्थों से टैक्स को हटा दिया। सिकंदर लोदी जो है कविताएं लिखता था, वो कविता किस नाम से लिखता था? ये गुलरुखी नाम से लिखता था। ये इस वंश का सबसे योग्य शासक था। लोदी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। इसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक रहा है। 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में राणा सांगा को ने हरा दिया। इसको राणा सांगा ने किसे हरा दिया? 1518 ईस्वी के खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को 1518 में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने हरा दिया और इसके समय में विद्रोहों का दौर शुरू हो गया। बिहार ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और दौलत खान ने भी बगावत कर दी। इब्राहिम लोदी के संबंधी आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी व राणा सांगा ने इसे मारने के लिए बाबर को प्रेरित किया और 1526 ईस्वी पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा मारा गया। ये एकमात्र सल्तनत का युद्ध था, सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें कोई राजा मारा गया हो। पूरी सल्तनत काल में इब्राहिम लोदी अकेला ऐसा राजा है जो जंग के मैदान में मारा गया है। अब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी से खत्म हो गई क्योंकि बाबर आ गया, बाबर ने इसे मार दिया, बाबर चलाएगा मुगल वंश। तो अब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का पतन के कारण क्या क्या रहे। पतन के सबसे बड़ा कारण यह रहा, आपने देखा होगा कि मुगल काल में सिर्फ मुगलों ने राज किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत में एक से अधिक वंशों ने राज किया। तो सबसे पहला तो यही कारण हो गया कि एक से अधिक वंशों का शासन रहा। अलग अलग समय पर अलग अलग नीतियां लेके आए ये लोग। अत्यधिक महत्वाकांक्षा रही इनमें। योग्य उत्तराधिकारियों की भी कमी रही। हिंसा के बल पर सत्ता का कब्जा किया गया। आप देखें कि मुगल काल में अकबर ने राजपूती नीति चलाई, मतलब मिलकर, लेकिन इन्होंने हिंसा के बल पर सत्ता पर कब्जा किया। इनके शासन में जनता का आहित हुआ, आम जनता का आहित हुआ। शासकीय स्तर पर विश्वासघात हुआ लगातार। जैसे कि अभी आप खुद देखें कि इब्राहिम लोदी को इसी के संबंधियों ने मरवा दिया बाबर को बुलाकर, और राजपूत शासकों द्वारा पृथक नीति को अपनाया गया। राजपूत जो शासक थे पृथक नीति अपनाने लगे, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। अब आप देखें दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को, तो यहाँ पर राजा को सुल्तान कहा जाता था जो राजत्व का सिद्धांत लागू करता था, जिसमें उत्तराधिकार का नियम निर्वहन नहीं किया गया। राजत्व के सिद्धांत में उत्तराधिकार का नियम होता, जैसे कि एक उत्तराधिकार का नियम बनाया जाता, लेकिन यहाँ पर उत्तराधिकार का नियम नहीं है। एक दूसरे को मारकर राजा बन रहे हैं। राजा धर्म के साथ जुड़ाव भी रहा है और नहीं भी रहा है। मतलब दिल्ली सल्तनत में कुछ ऐसे राजा आए जिन्होंने धर्म के साथ जुड़कर काम किया है, और ऐसे भी आए कि जिन्होंने धर्म से हटकर भी काम किया है। राजा जो था यहाँ पर सर्वोच्च न्यायकर्ता होता था। राजा निरंकुश शासक की भूमिका निभाता भी है और नहीं भी निभाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहलोल लोदी जब तक इसके जो दरबारी थे नहीं बैठ जाते थे, जब तक खड़ा रहता था,
मतलब एक राजा निरंकुश शासक की भी भूमिका निभा रहा है यहाँ पर, तो कुछ राजा ऐसे भी हैं जो निरंकुश शासक की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में आपको मंत्री परिषद जैसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, अलग अलग विभाग देखने को मिलते हैं। दीवाने इंशा ये पत्राचार होता था, दीवाने खैरात ये असहाय लोगों के लिए होता था, दीवाने को ही ये कृषि यानी कि किसानों के लिए बनाया गया था, दीवाने मुस्तखराज ये वित्त विभाग के लिए बनाया गया था, दीवाने रसालत ये विदेश मामलों को देखता था जो विदेश मामले होते थे, दीवाने विजारत ये राजकीय गतिविधियों को देखता था, दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था, काजी उल कज्जात ये न्यायाधीश होता था, सदर ए सुदूर ये धार्मिक मामलों को देखता था, दीवाने इसराफ ये लेखा परीक्षा को देखता था। तो हम याद कैसे करेंगे? इसराफ लेखा, इसराफ लेखा, इसराफ लेखा, कोई कृषि, कोई कृषि, कोई कृषि, रसालत विदेश, रसालत विदेश, रसालत विदेश, अर्ज सैनिक, अर्ज सैनिक, अर्ज सैनिक, सुदूर धार्मिक मामले, सुदूर धार्मिक मामले, सुदूर धार्मिक मामले। इस तरीके से रिपीट करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अब प्रांतीय सरकार को देखते हैं सल्तनत काल में। इक्ता में विभाजन, मतलब प्रांतों में सल्तनत काल का विभाजन था। इक्ता के नीचे है, मतलब प्रांतों के नीचे आता है शिक, जिसे उपप्रांत या जिला कहा जाता था। शिक के नीचे आता है परगना, जिसे गांव कहा जाता था। अब हम अर्थव्यवस्था देखते हैं। सल्तनत काल में अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं व्यापार था। भू राजस्व को देखते हैं, उपज का 50% लिया गया था। भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, खालसा भूमि, इनाम भूमि और इक्ता भूमि। तो खालसा सरकारी भूमि हुआ करती थी, इनाम भूमि दान के स्वरूप में होती थी, मतलब दान की गई भूमि इनाम भूमि कहलाती थी। इक्ता एक प्रांत वाले क्षेत्र में होती थी। ओके, भूमि की मपाई 4 प्रकार से होती थी, मसाहत, बताई, गल्ला बख्शी और गजे सिकंदरी। तो मसाहत और गजे सिकंदरी एक जैसी होती थी, मतलब इसे भूमि को मापन होती थी। इसमें मसाहत पद्धति और गजे सिकंदरी समरूप होती थी, इसमें भूमि मापना। और बताई और गल्ला बख्शी ये दोनों एक समरूप होती थी, मतलब हम कह सकते हैं मसाहत पद्धति और गजे सिकंदरी पद्धति एक सी मिलती है हमें, बस नाम अलग अलग है। और बताई पद्धति और गल्ला बख्शी पद्धति ये दोनों एक सी मिलती हैं। खुम्स जो होता था ये राजस्व नहीं होता था, क्योंकि ये लूट के धन पर होता था। जजिया तथा ज़कात ये भी राजस्व नहीं होते थे, क्योंकि ये धार्मिक कर होते थे। और टैक्स वसूलने वाला सबसे छोटा जो होता था वो अधिकारी, वो ग्रामिक कहलाता था, चौधरी भी कहा जाता था। जबकि सबसे बड़ा इक्तदार होता था। जो टैक्स वसूलने वाला सबसे छोटा अधिकारी है वो ग्रामिक या चौधरी कहला रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकारी है टैक्स वसूलने वाला उसे इक्तदार कहा जाता था। जब इक्तदार निश्चित टैक्स से अधिक वसूलता था तो उसे फवाजिल कहा जाता था। तांबा, जीटल प्रमुख सिक्के थे जो इल्तुतमिश ने चलाए थे। गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपने सिक्कों पर खलीफा का चित्र बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने जो है शशगनी प्रकार के सिक्के चलाए थे। वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, कागज का प्रयोग हुआ, सिक्कों की व्यवस्था में उछाल आया। फिरोज शाह तुगलक ने शशगनी सिक्कों का इस्तेमाल किया, तांबे का दिरहम का इस्तेमाल किया गया। सिक्के का एक प्रकार था, दिरहम जो है ना वो सिक्के का एक प्रकार है। इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषताओं को देखते हैं। जाविद जो होते थे वो राज्य कानून होते थे, शरीयत जो होती थी वो धार्मिक कानून था, और दस्तारे बंदगान उलेमाओं का समूह था। उश्र, मुत्तई, खराज, चरी, घरी ये टैक्स हुआ करते थे। अब हम सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। सल्तनत काल में मुस्लिम समाज जातीय और नस्लीय समूहों में विभाजित रहा है। अफगानी, ईरानी, तुर्क और भारतीय मुसलमान अनन्य समूहों के रूप में विकसित हुए और शायद ही कभी एक दूसरे से शादी किया करते थे। मतलब ये जो अफगानी, ईरानी, तुर्क और जो भारतीय मुसलमान थे ना, ये थे तो मुसलमान लेकिन एक दूसरे में शादियां नहीं करा करते थे। ये एक तरीके से अलग अलग समूहों में विभाजित रहे। दिल्ली सल्तनत पर इस्लामिक कानून लागू होते थे, लेकिन अधिकांश जनता जो थी वो मुसलमान नहीं थी। इसी कारण बर्नी ने, इतिहासकार बर्नी जो है, इसने सल्तनत काल को वास्तविक इस्लामिक नहीं कहा है। अधिकतर अधिकारी अमीर एवं सुल्तान तुर्क कबीले के थे। अब हम देखते हैं जिमनी किसे कहते थे। जिमनी वे लोग होते थे जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते थे। इस्लाम को स्वीकार न करने का इवज जिमनी कहलाता था। ओके, अब कला और वास्तुकला को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई, लेकिन ये पूरी नहीं कर सका, तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक खाली 2 मंजिल ही बनवा पाया था। ओके, तुगलकाबाद का महल परिसर गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया।
क्या बनवाया गया? तुगलकाबाद का महल परिसर गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बनवाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बनवाया। उन्होंने दिल्ली के शहरों में एक दीन पनाह का निर्माण किया। फिरोज शाह तुगलक ने हौजे खास का निर्माण करवाया। फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया। दिल्ली का लोधी उद्यान लोधी की वास्तुकला का एक उदाहरण है। अब हम संगीत को देखते हैं। सारंगी और रबाब नए संगीत वाद्य यंत्र इस अवधि के दौरान पेश किए गए। अमीर खुसरो द्वारा घोरा और सनम जैसे नए राग पेश किए गए। तो याद कैसे करेंगे? घोरा सनम खुसरो, घोरा सनम खुसरो, घोरा सनम खुसरो। कव्वाली बनाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत प्रणालियों को मिलाने का श्रेय भी दिया जाता है। कव्वाली कैसे बनी? ईरानी और भारतीय संगीत का मिलन कर कव्वाली बनी। इसी काल में दिल्ली सल्तनत के ही काल में सितार का आविष्कार किया गया। पीर बोधन एक सूफी संत थे। इन्होंने अपने काल में के जो थे ना, ये सबसे बड़े संगीतकार थे। पीर बोधन कौन थे? दिल्ली सल्तनत में एक सूफी संत थे और अपने काल के सबसे बड़े संगीतकार थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह संगीत के महान संरक्षक थे। मान कौतूहल नामक संगीत पर महान काम की रचना पर प्रोत्साहित किया। ओके, किसने सम्मानित किया, प्रोत्साहित किया? किसने? मानसिंह ने। ओके, अब साहित्य को देखते हैं। फारसी साहित्य की प्रगति में अधिक रुचि हुई। इतिहास लेखन को बढ़ावा मिला। मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी और शम्स सिराज प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अमीर खुसरो सबसे बड़े फारसी कवि थे। इन्होंने 4 लाख से अधिक दोहे लिखे हैं। सुल्तान बलबन के सबसे बड़े बेटे राजकुमार मोहम्मद विद्वानों का एक महान संरक्षक था। जियाउद्दीन नक्शबंदी संस्कृत कहानियों का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब हम एक बार फिर से वास्तुकला को देखते हैं दिल्ली सल्तनत की। यहाँ पर घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार में की। अष्टभुजी मकबरे का निर्माण तुगलक काल में हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर को बसाया। बड़े आकार के मेहराब, जिसे दीवाल भी कहा जाता है, इसका निर्माण, बड़े आकार के मेहराब का निर्माण खिलजी वंश में किया गया। इस काल में फारसी का प्रचलन था। दिल्ली सल्तनत में फारसी का प्रचलन था। सबसे बड़े जो कवि अमीर खुसरो थे, इन्हें मंगोलों ने इन्हें बंदी बना लिया था। सबसे बड़े कवि अमीर खुसरो थे, जिन्हें मंगोलों ने बंदी बना लिया था, लेकिन वे वहां से भाग गए। ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कुल 7 राजाओं के दरबार में रहे। कितने? कुल 7 राजाओं के। कब से कब तक? बलबन के काल से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में इन्हें संरक्षण दिया। ये हिंदी, खाड़ी बोली तथा फारसी के अच्छे जानकार थे। प्रमुख रचना इनकी कौन सी है? तारीख दिल्ली, तोताए हिंद इन्हें कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना तारीख दिल्ली है, इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है। इनके शिष्य, ये शिष्य किसके थे? ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तबला व सितार का आविष्कार किया। तबला और सितार का आविष्कार किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। सितार को हिंदू मुस्लिम एकता का मिश्रण कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम का मिश्रण किसे कहा जाता है? सितार को कहा जाता है। सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी, और उस आत्मकथा का नाम क्या है? फतुहाते फिरोज शाही। अब हम यहाँ पर देखते हैं, नायब ए मुमालिकात किसे कहा जाता था? वजीर को कहा जाता था। बरीद गुप्तचर को। ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों को मिला के लिखे हैं। ओके, ताकि आप हर वीडियो में एक बार पढ़ लें, मतलब हर वीडियो में नहीं, 2-3 वीडियो में देख लें तो ये याद हो जाए, क्योंकि ये याद करने के काबिल है। क्योंकि यूपीएससी में बहुत गहराई से पूछा जाता है, इनका नाम पूछा जा सकता है। ओके, तो नायब मुमालिकात वजीर को कहा जाता था। बरीद ये गुप्तचर होते थे। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग होता था, ये बलबन का था। और सरदार जहादार ये शाही अंगरक्षक होते थे। आरिज मुमालिक ये सेना मंत्री होता था। किसने करा था? क्यूमर्स ने। आरिज मुमालिकात क्यूमर्स ने बनाया था, सेना मंत्री। शाहाना ये बाजार का उच्च अधिकारी होता था, अलाउद्दीन का। ओके, मुस्तखराज ये भूराजस्व अधिकारी होता था, अलाउद्दीन का। खराज भूमिकर को कहा जाता था, अलाउद्दीन के। दीवान वजारत ये वजीर होता था, मतलब मुख्यमंत्री होता था। दीवान रिसालत ये विदेश विभाग होता था। दीवान इंशा ये शाही आदेश का पालन करते थे। बरीदे मंडी
ये बाजार नियंत्रक होता था। शाहनाए मंडी ये बाजार अधीक्षक होता था। दीवाने रिसालत ये बाजार नियंत्रक होता था। मनहेयान ये गुप्तचर होते थे। सराय अदल ये न्याय अधिकारी होता था। अमीर कोही ये कृषि विभाग था मोहम्मद बिन तुगलक का। दीवाने खैरात ये दान विभाग था फिरोज शाह तुगलक का। दीवाने बंदगान ये गुलामों का विभाग था फिरोज शाह तुगलक का। सदर उस सदूर ये इस्लामी न्याय मंत्री होते थे। काजी उल कुजूत ये न्याय मंत्री होता था। अमीर बहर ये नौसेना अध्यक्ष होता था। यजीक ये गुप्तचर होते थे। खुद किसे कहा जाता था? भूस्वामी को। मुकद्दम मुखिया होता था। मुहतसिब धर्म की देखरेख करते थे औरंगजेब के काल में। ओके। वाकिया नवीस ये समाचार लेखक होते थे। खुफिया नवीसा ये गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगाए डाक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने तन ये वेतन जागीरदारों का निपटारा करता था। मीरे आतिश ये शाही तोपखानों का प्रधान होता था। मीरे बहर ये जलसेना का प्रधान होता था। हरकारा ये जासूस होते थे। मुशरिफ लेखा जोखा करते थे। नाजिरे बयूतात ये शाही कारखाने का अध्यक्ष होता था। नाजिरे बयूतात ये शाही कारखाने का अध्यक्ष होता था। ओके। इस तरीके से हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। अब इसके बाद चलेगा मुगल काल। इसके बीच में जो हमारे धार्मिक आंदोलन चले हैं वो हम इसमें ना पढ़कर कला एवं संस्कृति में पढ़ेंगे। इसके बाद इसीलिए दिल्ली सल्तनत के बाद सीधे मुगल काल चलेगा।